आइए, so in the last class we will discussing what डाइहेड्रल एंगल। हमने इसको दूसरे नामों से भी जाना था, डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, आइए, इसको सबसे इजीली किस में पहचाना जाता है? इसको सबसे इजीली पहचाना जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। किसमें? न्यूमैन प्रोजेक्शन। चलिए मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊंगा और कुछ हम डाइहेड्रल एंगल यहां पर पहचानेंगे। सबके पेन डाउन होने चाहिए। जेईई मेंस ने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल पर जाकर पूछ लिया डाइहेड्रल एंगल का ही। क्लियर? तो हमारे सामने मान लीजिए ये कंफर्मेशन बनी हुई है इथेन की, कुछ इस प्रकार से है। आप बताओ ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में मैंने कौन सा कार्बन बना दिया है? फ्रंट का। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने है बच्चा कौन सा कार्बन? बैक कार्बन। क्लियर? यहां पर इस प्रकार से बना हुआ है, एच है। यहां पर भी अगर अपन बात करें एच है, यहां पर भी अगर अपन बात करें एच, ये है। सबसे पहले बताओ आपकी जो कंफर्मेशन है, देखकर बताओ स्टैगर्ड है या एक्लिप्स्ड है? बहुत ही बढ़िया, आपने पहचाना। तो यहां पर जो कंफर्मेशन है वो क्या है? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है। हालांकि मैं जानता हूं मैंने अभी तक आपको वर्ड कंफर्मेशन का मतलब भी नहीं समझाया, आज समझा दूंगा। क्लियर? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन को पहचानने का एक और भी बेहतरीन तरीका होता है। जैसे मैं हाइड्रोजन को नंबर दे दूं, ये हाइड्रोजन नंबर 1, ये हाइड्रोजन नंबर 2, ये हाइड्रोजन नंबर 3, ये हाइड्रोजन नंबर 4, ये हाइड्रोजन नंबर 5 और ये हाइड्रोजन नंबर 6। क्लियर? तो आपको डाइहेड्रल एंगल बताना है किन बॉन्ड्स के बीच में, देखना ध्यान से। हाइड्रोजन नंबर 1, फिर कार्बन, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन नंबर 4। आप बॉन्ड्स पहचाने क्या? थोड़ी सी आंखें खोलो और देखो कौन से बॉन्ड्स पर बातें हो रही हैं, कौन से बॉन्ड्स के ऊपर बातें हो रही हैं। गौर से देखिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन 1 के साथ बॉन्ड, यानी कि कौन सा वाला बॉन्ड है? ये वाला, क्योंकि हाइड्रोजन नंबर 1 तो यही है, व्हाइट वाला। तो ये व्हाइट वाला बॉन्ड है। फिर कौन सा है? कार्बन कार्बन, यानी कि ये कार्बन और इसके पीछे वाले कार्बन पर बात हो रही है। और दूसरा बॉन्ड कौन सा है? ये रहा, यानी कि इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल हो रहा है। आप बताइए इन न्यूमैन प्रोजेक्शन इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना है? एग्जैक्टली। सो डाइहेड्रल एंगल यहां पर कितना है? 0 डिग्री। तो एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन को दूसरे तरीके से बताया जाता है, जहां पर डाइहेड्रल एंगल क्या हो जाए? 0 डिग्री, उसे एक्लिप्स्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्लिप्स्ड। क्लियर? नेक्स्ट ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आप बताओ इन व्हाइट लाइंस के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। एग्जैक्टली सही आपने रिप्लाई किया है। अगर मैं ये बैक कार्बन बना दूं और बिल्कुल बीच में यहां पर हाइड्रोजन, बिल्कुल बीच में यहां पर हाइड्रोजन, बिल्कुल बीच में यहां पर हाइड्रोजन, सही बात है कि नहीं है? कार्बन हाइड्रोजन को नंबर दे देता हूं, हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 3, यहां पर हाइड्रोजन नंबर 4, हाइड्रोजन नंबर 5, हाइड्रोजन नंबर 6। अब आपको बताना है बॉन्ड्स के बीच में एंगल। आप देखो डाइहेड्रल एंगल को समझे कि नहीं समझे? एक बॉन्ड तो ये है आपका, कौन से वाला है? H1 एंड C। और दूसरा बॉन्ड कौन सा है? H4 एंड C। तो ये दोनों बॉन्ड एक ही एटम पर है कि एडजेसेंट एटम पर? एडजेसेंट एटम्स के ऊपर है। आगे बात समझ में? यही तो डाइहेड्रल एंगल होता है। ऐसे समझो, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, क्या है? एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ, एक हाइड्रोजन, तो ये राइट ना वैसे है। तो आप तो दोनों के प्लेन के बीच में एंगल कितना है? 0। तो आपने थीटा 0 बताया है। या तो ऐसे 3D में देखो या 2D में देखोगे तो दोनों लाइन एक साथ दिखाई देंगी। आगे बात समझ में? चलिए अब आते हैं हम इधर। ये बताओ देखकर कौन सी कंफर्मेशन नजर आ रही है? बिल्कुल सही। तो इसको देखने से पता चल रहा है दिस इज विच कंफर्मेशन? स्टैगर्ड कंफर्मेशन। चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इनको पहचानना सीख गए। स्टैगर्ड कंफर्मेशन। अब आपको डाइहेड्रल एंगल बताना है। हाइड्रोजन नंबर 1 और कार्बन वाला बॉन्ड, फिर अगर अपन बात करना चाहें कार्बन एंड हाइड्रोजन नंबर 4 के बीच में जो डाइहेड्रल एंगल है, क्या आप बॉन्ड्स आइडेंटिफाई कर पाए दोस्तों? एक बॉन्ड तो बच्चों ये है, समझ पाए आप? और एक बॉन्ड कौन सा है? ये है। एक फ्रंट कार्बन पर है और एक बैक कार्बन पर है। तो आप बताओ इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है? इसमें और इसमें 120, और ये बिल्कुल बीच में, तो एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहां पर आप कह सकते हैं कितना है?
60 डिग्री। यानी कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को पहचानने का एक और तरीका है, जब डाइहेड्रल एंगल कितना हो 0 डिग्री तो हम उसे एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहते हैं, और जब आपका डाइहेड्रल एंगल कितना हो 60 डिग्री तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। चलिए और बढ़िया क्वेश्चन जो कि पूछा आपसे जेईई मेंस ने, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन। आइए अब ध्यान से सुनना, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, ये अपने एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है। और अच्छी बात क्या है, जेईई मेंस में आने से पहले ही, जेईई मेंस में आने से पहले ये नोटबुक में था, आने के बाद का कोई मतलब नहीं है। आने के बाद नॉर्मली मैं हटा लेता हूं कि अब नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन को, लोग ऐड करते हैं उस क्वेश्चन को नोट्स में। ये हाइड्रोजन नंबर 1 है, ये हाइड्रोजन नंबर 2 है, ये हाइड्रोजन नंबर 3 है। नेक्स्ट में ये हाइड्रोजन नंबर आपका 4 है, ये हाइड्रोजन नंबर 5 है, और ये हाइड्रोजन नंबर 6 है। अब मैं डाइहेड्रल एंगल पूछूंगा, बहुत ही आपको सोच समझकर जवाब देना है। डाइहेड्रल एंगल में आपसे पूछ रहा हूं हाइड्रोजन नंबर 1 में, और फ्रंट कार्बन पर तो हाइड्रोजन नंबर 1 वाला बॉन्ड है, और बैक कार्बन पर जो है वो है बॉन्ड नंबर 5, H5। आइडेंटिफाई कीजिए व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल बिटवीन 120। कितने लोगों का आ गया है? यस, दिस इज करेक्ट आंसर। क्या आप पहचान पाए दोस्तों? ध्यान से सुनो, सर मुझे आइडिया नहीं लग रहा कैसे, एक बात बताओ, ये व्हाइट लाइंस के बीच में एंगल कितना है? 120। और ये वाला बॉन्ड है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिन बॉन्ड्स के भी मैंने एंगल पूछा है, एक तो ये बॉन्ड है, क्लियर, ये रहा कार्बन, और ये रहा आपका H1 बॉन्ड। फिर कौन सा है? बैक कार्बन, ये रहा बैक कार्बन। और कौन से वाला बॉन्ड है? ये वाला। तो आप बताओ H5 जस्ट H2 के पीछे ही तो है। तो जब व्हाइट लाइंस के बीच में 120 था, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में भी कितना होगा? 120। तो यहां पर थीटा आपका कितना रहने वाला है? 120 डिग्री। यू गॉट दैट पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। So dihedral angle is best seen in न्यूमैन प्रोजेक्शन। बहुत आसानी से देखा जा सकता है न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर बच्चे। नोट कर लिया क्या तूने? लिखेंगे जल्दी जल्दी भाई। अगर आप कलर्ड पेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर बिल्कुल कलर मैच मत करना कि सर येलो कलर का पेन ही नहीं मेरे पास, घर जाके लिखूंगा, या ग्रीन कलर का आज मैं नहीं लेके आया। दो कलर इस्तेमाल में लो, सो दैट आपको डिफरेंस क्लियर रहे ना। हाँ बिल्कुल, फिर नेगेटिव, फिर साइन कन्वेंशन इस्तेमाल में लें। आई बात समझ में? अगर आप क्लॉकवाइज एंगल देख रहे हो देन वी विल से 1, जैसे इसमें आप क्लॉकवाइज देख रहे हो तो 60, और आप एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो -300। वो तो साइन से बता देंगे। यानी कि यहां पर हमने इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल देखा है, और यहां पर हमने इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल देखा है। ये दोनों बॉन्ड एक ही एटम पर है कि एडजेसेंट एटम्स पर? एडजेसेंट। एक ही एटम पर बने हुए बॉन्ड्स के बीच का एंगल तो बॉन्ड एंगल होता है, और एडजेसेंट एटम्स पर बने हुए बॉन्ड्स के प्लेन के बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल होता है। ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, क्लियर नहीं होता है बहुत सारे बच्चों को, जो कई कई साल ड्रॉप ले लेते हैं। सुलटा दिया है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? अभी आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस में आइसोमेरिज्म में दिक्कत आ रही होगी, मिनिमम कार्बन वाले, जो कॉन्सेप्ट बिल्डर में भी दिए हुए हैं। मिनिमम कार्बन जानबूझ के नहीं करवाया मैंने, आपके पास मॉड्यूल है तो क्या मेरे पास नहीं है? आप हो सकता है दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो, लेकिन मुझे पढ़ाते हुए उस टॉपिक को लगभग 11 प्लस का एक्सपीरियंस है, 11 प्लस साल का। सच बताता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, क्लियर? वैसे तो एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए कोई 25 साल का बोल दे तो तुम कौन सा सर्टिफिकेट मांगने वाले हो? सही बात है। अपनी शुरुआत 2014 से हुई थी, एलन से, वहीं थे लगातार, फिर यहाँ आ गए, तो एकदम डिफाइंड है। हालांकि मैं जानता हूं कुछ लोग मेरे बाद भी आए थे, वहां पर मेरे पर एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा दिखा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जो आदमी खुद से सच नहीं बोल सकता वो दूसरों को सच कभी नहीं सिखा सकता। चलिए आइए बात कर सकते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर, जल्दी से निपटाएंगे। और अगला टॉपिक हमारे सामने रहेगा स्ट्रेन। आप समझिए अभी तक हम मेन टॉपिक पर नहीं हैं। स्ट्रेन बेटर तो आपको फिजिक्स में बताया जाएगा, मैं कह सकता हूं फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब कभी भी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बढ़ेगा मतलब मैं कह रहा हूंगा मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, मतलब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? कम। अगर कभी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन घट रहा होगा, स्ट्रेन कम है कहीं पर, इसका मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें लिख लेनी चाहिए। आप पहले नोट डाउन कर लें, इसको लिख लें। स्ट्रेन, जहां भी आपसे कोई स्ट्रेन पूछे ना तो आपके माइंड में स्ट्रेन के इक्विवेलेंट वर्ड क्या आना चाहिए? एनर्जी। मैं कह रहा हूं स्ट्रेन ज्यादा है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए मतलब सर कह रहे हैं कि एनर्जी ज्यादा है। और कभी भी किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। ये दो बातें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा ही। अगर एनर्जी और स्टेबिलिटी की बातें की जाए, किसकी बातें की जाए? एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी। तो एनर्जी के बढ़ने पर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किस प्रोपोर्शन में कम होती है नहीं पता है। इनफैक्ट ये मैथमेटिकल रिलेशन मुझे ड्रॉ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब तो यह है कि अगर एनर्जी डबल कर दी तो स्टेबिलिटी आधी, क्योंकि मैंने तो पावर भी डिफाइन कर दी ना। तो ये समझाने का तरीका है, कभी भी मैथमेटिकल रिलेशन मत अप्लाई कीजिए इसमें। ये आपको बस इतना बता रहा है कि एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, किस प्रोपोर्शन में घटेगी वो नहीं पता है। ठीक है, ये तो एक लिखने का तरीका है, सो दैट लैंग्वेज में ज्यादा ना लिखना पड़े। तो इसका बस इतना सा सिग्निफिकेंस है। अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और जब भी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बढ़ रही होगी इसका मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही होगी और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो रही होगी। जब मॉलिक्यूल में स्ट्रेन कम हो रहा होगा तो एनर्जी भी कम हो रही होगी एंड स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। तो आप डायरेक्टली देखो स्ट्रेन को क्या अपने इक्विवेलेंट टर्म रख दिया है, एनर्जी, तो रिलेट हो गया ना स्ट्रेन के साथ स्टेबिलिटी का। चलिए अब मैं आपको समझा सकता हूं हमारे पास कितने टाइप की स्ट्रेन आएगी। हमें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बात करनी है, जो हम पढ़ने वाले हैं कन्फर्मेशंस, उनमें कितनी टाइप की स्ट्रेन्स हमें देखने को मिल सकती हैं। तो मैं स्ट्रेन को यहां पर डिवाइड कर देता हूं बच्चों आपके लिए बहुत ही आसानी से। स्ट्रेन, स्ट्रेन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? स्ट्रेन एक हमारे सामने आता है जिसे हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन अभी आप नहीं लिखेंगे, पहले मुझे समझाने देंगे। दूसरा अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आता है स्टेरिक स्ट्रेन। क्या आता है? स्टेरिक स्ट्रेन। बच्चों कई बार इसको स्टेरिक स्ट्रेन, कई बार इसको वंडरवॉल स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? वंडरवॉल्स स्ट्रेन। तो स्टेरिक स्ट्रेन बोल दे या वंडरवॉल स्ट्रेन बोल दे, एक ही बात है। और एक हमारे सामने आती है बच्चों जिसे हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन। क्लियर? तो एंगल स्ट्रेन पर तो हमारी कोई चर्चाएं नहीं होगी क्योंकि साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में नॉर्मली देखने को मिलता है और वो कंफर्मेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें तो यही दो टाइप की स्ट्रेन के बारे में बातें करेंगे। अब आइए सबसे पहले मैं आपको टॉर्सनल स्ट्रेन समझाता हूं। क्या समझाता हूं? टॉर्सनल स्ट्रेन। मैं अपने मॉडल से एक बार ले आता हूं। कहां चले जाते हैं पता नहीं। चलिए, टॉर्सनल स्ट्रेन सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीके से मैं आपको सॉहर्स प्रोजेक्शन में सिखा सकता हूं। किसमें? सॉहर्स प्रोजेक्शन के अंदर। तो देखिए सॉहर्स प्रोजेक्शन हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये बना दिया मैंने सॉहर्स प्रोजेक्शन। आप इस देख कर बताओ, ये मैंने सॉहर्स में स्टैगर्ड बनाया है, एक्लिप्स्ड बनाया है, क्या बनाया है? बिल्कुल सही आपने पहचाना है। ठीक है, थैंक यू सर। अब मान लो यहां पर कोई भी एटम होगा, मुझे नहीं पता है, कोई भी एटम मान लेता हूं। मान लीजिए यहां पर आपके सामने कोई भी एटम लगा होगा, यहां पर भी कोई भी एटम लगा होगा, यहां पर भी कोई भी एटम लगा होगा। अभी हमने एटम डिफाइंड
नहीं किया है। कोई भी एटम यहां पर आप लोगों के सामने हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम फ्रंट कार्बन पर बात करें तो ये आपका इस कार्बन पर बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो इस बॉन्ड में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? किसी भी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, फिक्स है, क्लियर। बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड के जस्ट पीछे कौन सा बॉन्ड है? ये। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जो रिपल्सन देते हैं उसे उसे हम कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। यानी कि ये एक प्रकार से बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो इसके जस्ट पीछे है, एक दूसरे को जो रिपल्सन देंगे उसे हम क्या बोलेंगे? टॉर्सनल स्ट्रेन। आप समझिए, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है कि घटती है? अगर कभी भी सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आपको कभी कोई डाउट हो ना, आप बिल्कुल पूछा करो कि सर मुझे नहीं पता, बता दो। तो आप एक बात और ध्यान रखें, जब भी मैं बोलूंगा क्या रिपल्सन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है। रिपल्सन से एनर्जी बढ़ जाती है। आप जानते हैं कई बार इतना रिपल्सन हो जाता है कि लड़ाई की नौबत आ जाती है, एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? कमजोर आदमी थोड़ी लड़ाई करता है, जिसके पास एनर्जी होती है। अगर हम बोल रहे हैं कि रिपल्सन, क्या कह रहा हूं? रिपल्सन कम हो रहे हैं, तो आप समझो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं? क्लियर? तो नोट करवा देंगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिए, जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी बढ़ेगी, जिसको हम बोलेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब एनर्जी। इसी प्रकार से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते हैं इस बॉन्ड के पीछे कौन सा बॉन्ड है? ये। तो जब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड होते हैं तो इस बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे? 2। और उसमें भी कितने हैं? 2। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन करेंगे तो इस रिपल्सन से भी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो देखो, ये जो बॉन्ड आपका है, इस बॉन्ड के पीछे कौन सा बॉन्ड है? ये। तो यहां पर भी जब रिपल्सन्स बढ़ेंगे तो बताइए मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी। तो ये आपका एक रिपल्सन वाला फोर्स है। ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। क्या होता है? अगर इस रिपल्सन को अपन बोलना चाहें तो हम इसको बोलेंगे क्या? बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लेकिन दोस्तों रुको ध्यान से, ये बॉन्ड एक ही एटम पर नहीं है। जब आप पढ़ते हैं आईओसी, तो जैसे आपको आईओसी बताया जाता है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के लिए कि भाई मान लीजिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये बॉन्ड पेयर इसको रिपल्सन करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करके एक ऐसी जगह जाएंगे जहां रिपल्सन सबसे कम। तो ये बॉन्ड तो सारे एक ही एटम पर बने हुए हैं, ये वाला रिपल्सन नहीं है। ये तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन पर जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच का रिपल्सन है। ये देखो, ये बॉन्ड इधर वाले एटम पर बना है, ये बॉन्ड उधर वाले एटम पर। फिर भी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं तो इस रिपल्सन का नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। तो गलती से बॉन्ड पेयर रिपल्सन को ये मत समझ लेना कि ये रेड वाला इस ग्रीन वाले को जो रिपेल करेगा उसका नाम है। नहीं, उसका नाम नहीं है। जब रेड वाला इस रेड वाले को रिपेल करेगा तो उसका नाम है आपका क्या? बॉन्ड रिपल्सन, दैट इज टॉर्सनल स्ट्रेन। ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा? ये सबसे ज्यादा पाया जाएगा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा मैक्सिमम इन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। मैक्सिमम इन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के अंदर ये सबसे ज्यादा होगा। मैं समझाऊंगा। मान लीजिए अगर ये हमारे सामने कौन सा कन्फर्मेशन होता? एक्लिप्स ना होकर कौन सा कन्फर्मेशन होता? स्टैगर। तो बताइए ये वाई कैसी बनाई है? उल्टी। तो नेक्स्ट वाई हम कैसे बनाते? सुलटी। क्लियर? तो यहां पर आप देखो कौन कौन से बॉन्ड्स की बात होती। यहां पर आप कोई एटम अज्यूम कर लो, यहां भी कोई एटम होगा, यहां पर भी कोई एटम जुड़ा होगा, यहां पर भी कोई एटम जुड़ा होगा। क्लियर? इस प्रकार से ये हमारे सामने रहेगा। तो आप समझो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो उसका नाम रहेगा आपका टॉर्सनल स्ट्रेन। क्लियर? सिमिलरली जब अगर अपन बात करना चाहें इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो उसका नाम होगा टॉर्सनल स्ट्रेन। इसी प्रकार से जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो उसका नाम होगा टॉर्सनल स्ट्रेन। और ये कौन सी कन्फर्मेशन है बताइए? ये हमारे सामने कौन सी कन्फर्मेशन थी बच्चे?
एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। कौन सी कन्फर्मेशन थी? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और ये कौन सी कन्फर्मेशन है बताओ? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब एक मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और आप एक पॉइंट पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये बहुत ही आपके कम डिस्टेंस पर काम करते हैं। कुलम्ब्स लॉ जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है क्या? नहीं। आप जानते हैं स्मॉल चार्जेस एंड स्मॉल डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। तो जब मॉलिक्यूल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होता है, ध्यान से सुनिए, जब मॉलिक्यूल, तो ये आपका कौन सा कार्बन है बताओ? फ्रंट कार्बन। ये कौन सा है और ये कौन सा है? जब भी मॉलिक्यूल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होता है, ध्यान से सुनना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब भी मॉलिक्यूल कौन सी कन्फर्मेशन में होता है, तो दो बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस, दो, इस कार्बन पर जो बॉन्ड है और इस कार्बन पर जो बॉन्ड है, डिस्टेंस मैक्सिमम। दो बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस और दो एटम्स के बीच में भी डिस्टेंस, इस कार्बन पर जो भी ये तीन एटम लगे होंगे, ये राइट नाउ पीछे वाले कार्बन पर लगे हुए एटम से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। यानी कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, चाहे बॉन्ड्स के बीच में ले लो, चाहे एटम्स के बीच में ले लो। और इतनी ज्यादा होती है कि फ्रंट कार्बन पर बने हुए बॉन्ड बैक कार्बन पर बने हुए बॉन्ड्स को रिपेल ही नहीं कर पाते। मतलब रिपल्सन नेग्लेजिबल हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? जीरो। ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? जीरो। तो हमने क्या लिखा था? मैक्सिमम इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम किस, सॉरी, मैक्सिमम इन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। पर यहां पर क्या रहेगा? मिनिमम। और मिनिमम लगभग किसके बराबर होगा? जीरो। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लिख सकते हो इसके अंदर, मिनिमम इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, मिनिमम इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और वो मिनिमम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में लगभग किसके बराबर होगा? आप लिख सकते हो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। लगभग किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। तो आपके स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम होता है और वो लगभग किसके बराबर हो जाता है? जीरो के बराबर। आइए, कौन सी कन्फर्मेशन है? एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के अंदर दो एटम्स हो या दो बॉन्ड हो, सबसे नजदीक होते हैं। मतलब इस फ्रंट कार्बन के ऊपर बने हुए बॉन्ड्स और इस बैक कार्बन पर बने हुए बॉन्ड्स सबसे नजदीक होते हैं। और आप बताइए, नजदीक होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा। तो यहां पर आपको रिपल्सन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो रिपल्सन आपका चाहे टॉर्सनल हो चाहे वो दूसरे वाला हो, रिपल्सन मैक्सिमम किस में होंगे? एक्लिप्स्ड में। और मिनिमम किस में होंगे? स्टैगर्ड। अगर उसमें हम टॉर्सनल की बात करें तो स्टैगर्ड में ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? जीरो। आइए, मैं इन्हीं बातों को आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, इस तरीके से समझिए। बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब तक इनका मतलब समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आने लगे आजकल, आप रट के आंसर नहीं दे सकते। आइए ध्यान से सुनिए, ये हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से देखना चाहें, कौन से प्रोजेक्शन में देख रहे हो आप राइट नाउ? न्यूमेन, सामने से देख रहे हो। तो देखो, ये जो फ्रंट कार्बन है, इस पर ये बॉन्ड बना हुआ ब्लैक येलो, और ये बना हुआ ब्लैक येलो। इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्सन है, इसका नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। क्लियर? और ये सबसे ज्यादा किस में होगा? एक्लिप्स्ड, क्योंकि एक्लिप्स्ड में ही ये दो बॉन्ड सबसे पास होते हैं। सिमिलरली, जैसे रेड और रेड वाले के बीच में जो रिपल्सन है, इसका नाम क्या है? टॉर्सनल। ये बॉन्ड इस बॉन्ड को रिपेल करेगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है? लेकिन एक बॉन्ड फ्रंट कार्बन पर और एक बैक कार्बन पर। सिमिलरली, ब्लैक ब्लू बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्सन है, उसका नाम क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो आप देखो, सारे बॉन्ड सबसे नजदीक किस में है? एक्लिप्स्ड। अगर मैं क्या बना दूंगा? स्टैगर्ड, तो ये बॉन्ड एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, आप पीछे वाला एटम पर फोकस करना। अभी येलो येलो के सबसे नजदीक है, मैं घुमाना शुरू करूंगा तो देखो येलो येलो से क्या जाने लगेगा? दूर, और बिल्कुल बीच में यहां आ जाएगा स्टैगर्ड। अब इस येलो की डिस्टेंस इधर इस वाले येलो से और इधर इस वाले रेड से मैक्सिमम है, यानी कि इस बॉन्ड की डिस्टेंस इससे और इससे मैक्सिमम है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ना तो इसका रिपल्सन फील करेगा ना इसका रिपल्सन फील करेगा। तो जैसे ही स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में जाता है, तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में जाते ही दोस्तों, आपका इन बॉन्ड्स के बीच में एंड इस बॉन्ड के बीच में रिपल्सन
जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। फिर ये बॉन्ड चाहे किसी का भी हो, हाइड्रोजन का हो, कार्बन का, उससे कोई लेना देना। अगर आप मान लो और थोड़ा सा घुमाओगे तो अब ये रेड के क्लोज आने लग जाएगा और फिर ये बिल्कुल रेड के पीछे। और आप देखो ये दोनों बॉन्ड अब एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर, अगेन दे विल स्टार्ट रिपेलिंग। इसी प्रकार से इन दोनों में फिर से क्या जाएगा? रिपल्सन। इसी प्रकार से इन दोनों में भी क्या जाएगा? रिपल्सन। तो दो बॉन्ड सबसे नजदीक कब होते हैं? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। दो बॉन्ड सबसे दूर कब होते हैं? स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में आपका टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होता है। एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में आपका टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम। इट्स वैल्यू विल डिपेंड अपॉन कि ये ग्रुप्स आपके कौन से हैं। फिर भी मैं आपके साथ एटलीस्ट एक डेटा तो शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए इस बार मैं आपको समझाना चाहता हूं किसके अंदर? इथेन के अंदर। बताओ, ये फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दिया आपको। इसी प्रकार से मैं कौन से बॉन्ड दिखा सकता हूं आपको? बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर? ये हमारे सामने है बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से बताओ कौन सी कंफर्मेशन है? बताओ which confirmation? This is eclipsed confirmation. You got that point? This is eclipsed confirmation. अब आपको देखो, अभी तक एटम नहीं पता था कौन थे। क्या आपको इसमें पता है कि एटम कौन है? नहीं, हमें नहीं पता। अब पता चल गया कि एटम कौन है? हाइड्रोजन। चलिए, तो आप बताइए मुझे, जो आपका ये वाले बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड के और इस वाले बॉन्ड के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो जब एक CH बॉन्ड के पीछे दूसरा CH बॉन्ड आ जाता है तो इन दोनों के रिपल्सन से लगभग एनर्जी मॉलिक्यूल की कितनी बढ़ जाती है? 1 किलो कैलोरी पर मोल। ये डेटा है कि जब एक CH बॉन्ड के पीछे दूसरा CH बॉन्ड आ जाता है तो एनर्जी कितनी बढ़ जाती है? 1 किलो कैलोरी पर मोल। तो फिर आप बोलोगे सर मेरे को चमक गई है। क्या बात चमक गई है? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इन दोनों के रिपल्सन से 1 किलो कैलोरी। तो ये भी कौन सा बॉन्ड है? CH CH। एक बॉन्ड पे रिपल्सन से इतना बड़ा है, तो ये भी तो बॉन्ड पे रिपल्सन है, इससे भी कितना बढ़ेगा? 1 किलो कैलोरी पर मोल। तो फिर तो सर हम समझ गए हैं, इस वाले और इस वाले के रिपल्सन से भी कितना बढ़ेगा? 1 किलो कैलोरी पर मोल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो बताइए, इथेन में एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के अंदर अगर कोई आपसे पूछना चाहे टॉर्सनल स्ट्रेन, तो आप क्या बोलेंगे? 3 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अगर वही कौन सी कन्फर्मेशन होती दोस्तों? स्टैगर्ड। दोस्तों ध्यान से सुनना, क्या ये डेटा एनसीईआरटी ने दिया है? तो मेरा जवाब है हाँ, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि कहां और कैसे दिया है। आप एनसीईआरटी में बस एक ही काम कर सकते हैं, अंडरलाइन, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये यकीन मानिए मेरी बात को ना। और आजकल ये काम भी सर लोग कर देते हैं, पीडीएफ लाके सारी अंडरलाइन कर देते हैं। 2024 तक मास्टर ने कोई लाइन नहीं छोड़ी एनसीईआरटी की, सारी अंडरलाइन कर दी कि स्क्रीनशॉट तो डालूंगा ना पेपर में। आने के बाद देखो मैंने पढ़ाया था, हालांकि उसने तो हेडिंग तक अंडरलाइन कर दी, कुछ नहीं छोड़ा उसने, सब अंडरलाइन कर दिया कि कहीं गलती से एक मिस हो जाए और वही आ जाए ना। लेकिन 2025 में ऐसा कुछ हुआ ही, स्क्रीनशॉट ही नहीं डाल पा रहे एनसीईआरटी के, क्योंकि पूछने का अंदाज बदल दिया है। ऐसा लग रहा था कि 4 लाइनें सीधी पूछ लेगा। क्या जीके का पेपर बन रहा है कि साइंस का पेपर बन रहा है भाई? तो वो अब धरा का धरा रह गया। तो आप ध्यान से समझिए, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, इस कंफर्मेशन को देखकर बताओ, इस कंफर्मेशन को देखकर बताओ कौन सा कंफर्मेशन है। अब बता क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस वाले बॉन्ड को देखो, ये कौन सा बॉन्ड है आपका? बैक कार्बन। कहता है जब ये स्टैगर्ड होगा ना, तो ये CH बॉन्ड ना तो इधर वाले CH बॉन्ड से और ना ही कोई रिपल्सन फील नहीं करता। आप देखो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा उधर कर दूंगा तो इसके नजदीक आ जाएगा, और इधर कर दूंगा तो इसके नजदीक आ जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो बॉन्ड्स है ना, ये किसी से रिपल्सन फील नहीं कर रहा। सिमिलरली जो आपका व्हाइट बॉन्ड है फ्रंट कार्बन पर, देखो ये CH बॉन्ड ना तो इधर वाले आपके पर्पल से ना ही इधर वाले पर्पल से, कोई बॉन्ड किसी से रिपल्सन फील नहीं करता, और उसका कारण है दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो बताइए यहां पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, टॉर्सनल स्ट्रेन ऑलमोस्ट क्या है? जीरो। तो टॉर्सनल स्ट्रेन ऑलमोस्ट जीरो होगी, चाहे वो किसी की भी स्टैगर्ड हो, किसी की भी, क्योंकि बॉन्ड तो आप जानते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, चाहे हाइड्रोजन का हो चाहे कार्बन को। तो टॉर्सनल स्ट्रेन किसी की भी स्टैगर्ड कंफर्मेशन ऑलमोस्ट क्या होगी? जीरो। पर ये वाली वैल्यू बदल सकती है, अगर आपने H की बजाय कुछ और लगाए तो वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आए?
जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। नहीं नहीं, स्टैगर्ड 60, डाइहेड्रल एंगल 60, बिल्कुल बीच में। स्टैगर्ड क्या बताया था? बॉन्ड के बीच में बॉन्ड। अब हम ऐसा ना बोल के डाइहेड्रल एंगल से, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री स्टैगर्ड, डाइहेड्रल एंगल 0 एक्लिप्स्ड, ऑटोमेटिक बॉन्ड के पीछे बॉन्ड। तो वो तो तब तक बताया था जब तक कि आप डाइहेड्रल एंगल नहीं पढ़े थे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे दोस्तों। ये सीधी सीधी स्टेटमेंट्स आती हैं। टॉर्सनल स्ट्रेन इज मैक्सिमम इन एक्लिप्स, टॉर्सनल स्ट्रेन इज मिनिमम इन स्टैगर्ड। सीधी स्टेटमेंट्स आती है, देखते ही बन जाते हैं क्वेश्चंस। कल आपकी क्लास है, पेपर के लिए तैयारी है? चलिए, जिनका भी पहला ड्रॉप है वो ध्यान रहे पहला ही रहे, पहले में ही सेलेक्ट होके निकलना है हमें। किसी किताब में नहीं लिखा है कि पहले ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं होता। अगर कहीं लिखा है तो किसी ने खुद से लिखकर अपने पास रख ली वो किताब। सुलटा दिया है। आप कलर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यही कलर लें जरूरी नहीं है। कुछ एकदम फॉलो करने लग जाते हैं कि नहीं सर कलर भी ऐसा ही इस्तेमाल में लेंगे, एक दूसरे की तरफ हाथ करें राक्षस। दोस्त साथ में रखते हो कि दुश्मन? सुलटा दिया है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, एक तो ये जबरदस्त पॉइंट है। ये पॉइंट कैसा है? जबरदस्त, तो स्टेटमेंट्स में आता रहता है। दूसरा ये वाला पॉइंट जो स्टेटमेंट से आपको दिखाई देता रहता है। सुलटा दिया है। आप तो आगे बढ़ सकते हैं और धीरे धीरे लिखो। कोर्स एंड डेट कुछ होता ही नहीं है। कोर्स एंड डेट कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। 5 साल तक का पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे। हर साल बस आप रिचार्ज करवाते रहें, रिन्यूअल लेते रहें कोर्स का। हमें भी जीवन भर पढ़ाना है और आपको भी पढ़ना ही है, तो क्या दिक्कत की बात है? टॉर्सनल स्ट्रेन को इन शॉर्ट टीएस लिख सकता हूं।
ये जो बातें हमने की हैं, पर्टिकुलरली ये डेटा किसके लिए आया है? इथेन। आप देख सकते हैं ये इथेन है। सो दिस 3 किलो कैलोरी टॉर्सनल स्ट्रेन डेटा इज पर्टिकुलरली फॉर इथेन। हाँ, स्टैगर्ड में सभी का ऑलमोस्ट जीरो होगा, चाहे वो किसी का भी स्टैगर्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुलटा दिया है सभी ने ही? पक्का? एक बात लिखी गई है, आप बताइए वो बात सही है या गलत है? टॉर्सनल स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि डाइहेड्रल एंगल पर टॉर्सनल स्ट्रेन की वैल्यू डिपेंड करती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस, स्टैगर्ड है या एक्लिप्स है डाइहेड्रल एंगल से तो बताओगे? ए, सबके सब दिमाग से पैदल लोग इधर देखो। जब मैं सबके सब बोल रहा हूं तो मैं उसको अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं। बाहर आगे मत बोला करो कि आपके पास ज्यादा दिमाग है क्या। अगर आपके पास ज्यादा दिमाग होता तो फिर हमको क्यों पढ़ा रहे हो? एक जैसे को तो पढ़ा सकते हैं। चलिए इधर देखो, अभी अगर अपन बात करना चाहें, कंफर्मेशन बताओ कौन सा है? एक्लिप्स्ड, एंड द डाइहेड्रल एंगल इज 0 डिग्री एंड द रिपल्सन इज मैक्सिमम। ओके, नाउ अगर मैं ये वाली कंफर्मेशन बनाऊं तो डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री एंड टॉर्सनल स्ट्रेन 0, क्योंकि स्टैगर्ड हो गया ना। तो क्या डाइहेड्रल एंगल पर टॉर्सनल स्ट्रेन का वैल्यू डिपेंड करता है? डेफिनेटली डिपेंड करता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आइए, तो ये थी कहानी टॉर्सनल स्ट्रेन की। नेक्स्ट हमारे सामने आता है स्टेरिक स्ट्रेन। क्या आता है? स्टेरिक स्ट्रेन। आइए, इस पर हम किस प्रकार से बातें कर सकते हैं। स्टेरिक स्ट्रेन को समझना आसान है, हम सोहर्स प्रोजेक्शन के थ्रू समझेंगे। वापस से पेन डाउन होने चाहिए। ये हमारे सामने किसी का सोहर्स प्रोजेक्शन है, किसका है हमें मालूम नहीं। आपके पास जगह नहीं है तो अलग से लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर यही ऐसा कंजस्टेड मत लिख देना कि बाद में मुझसे पूछोगी ये इसमें घुसा दिया वो उसमें, कि कौन सा किसका पॉइंट था, आप बताओ सर। तो ये कोई पहेली मुझसे नहीं सुलझवाएगा, ठीक है। देखो आप बताओ कंफर्मेशन कैसे बनाई है? कंफर्मेशन स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स्ड है? सोहर्स जरूर लिखा है, लेकिन कौन सी कंफर्मेशन में लिखा है बच्चे? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। सही बात है कि नहीं है? तो देखो, आपने बॉन्ड बॉन्ड वाले रिपल्सन की तो बात कर ली, लेकिन ये वाला जो एटम आपका है, जब इस वाले एटम को रिपेल करेगा तो इस वाले रिपल्सन का नाम क्या है? स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन किसी भी एटम या ग्रुप की साइज की वजह से लगता है, भीड़ भड़ाके की वजह से। तो जब ये वाले एटम उस वाले एटम को जो रिपल्सन दे रहा होगा उसका नाम क्या रहेगा? स्टेरिक स्ट्रेन। सिमिलरली यहां पर जो एटम होगा वो इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल करने की कोशिश। तो जो रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। अच्छा, मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, आप ही बताओ। कौन से वाली कंफर्मेशन में एटम्स और बॉन्ड सबसे नजदीक होते हैं? एक्लिप्स्ड। तो एक्लिप्स कंफर्मेशन में ये एटम इस एटम के सबसे नजदीक है, और नजदीक जितना ज्यादा होगा रिपल्सन उतना ज्यादा, एनर्जी उतनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। क्या सर साइज की वजह से रिपल्सन हो सकता है? बिल्कुल सही। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप गर्मी के दिनों में बस में ट्रेवल कर रहे हो, क्लियर, 2 की सीट पर कोई तीसरा आके बोले खिसको, क्लियर, आके बैठ गया, और वो भाई साहब सुमो टाइप हुआ तो आपको रिपल्सन फील होगा। रिपल्सन इतना फील होगा कि आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, और आखिरी बात लड़ाई तक पहुंच सकती है, एनर्जी लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही है, जब ये वाले ग्रुप्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे ड्यू टू देयर साइज, तो वहां पर मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा, स्टेबिलिटी घटने लगेगी, और ये सबसे ज्यादा किसमें होगा? एक्लिप्स्ड। ध्यान रखना, चाहे बॉन्ड हो चाहे एटम हो, सबसे ज्यादा नजदीक एक दूसरे के एक्लिप्स्ड में होते हैं। और कोई भी चीज जितनी नजदीक होगी, अगर वो रिपेल करते हैं, क्योंकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम चार्जेज हैं, तो रिपेल ही करेंगे, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा। तो आप यहां पर कह सकते हो कि आपका ये क्या रहने वाला है? मैक्सिमम। क्या रहेगा? मैक्सिमम इन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। मैक्सिमम इन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्टेरिक स्ट्रेन। और अगर अपन बात करें कौन सी कंफर्मेशन बना लेते हैं? स्टैगर्ड। तो आप देखना, स्टैगर्ड में मैंने आपको बोला है, स्टैगर्ड में चाहे एटम्स हो चाहे बॉन्ड्स हो, एक दूसरे से कहां चले जाते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस पर। तो अगर ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है तो यहां पर ये जो एटम्स थे ये एक दूसरे से कहां पर होंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस पर। आप यहां से समझिए, इधर देखो, अगर ये वाली कंफर्मेशन बनाई है तो बताओ कौन सी है? ये एटम इस एटम के सबसे पास है, क्लियर। आप सामने से देखो, रेड बिल्कुल रेड के
पीछे है। लेकिन अगर मैंने कौन सा बना दिया है, स्टैगर्ड, तो अब ये रेड देखो, सामने वाले पर देखो, ये रेड इस रेड से भी और इस ब्लू से भी मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। मतलब डाइहेड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? अगर मैं और घुमा दूंगा तो ये बिल्कुल इसके पास आ जाएगा और रिपल्सन शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो मिनिमम रिपल्सन कहां पर मिलेगा, जब ये रेड वाला एटम सामने वाले ब्लू से और रेड से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। और ऐसा कब होगा, जब ये स्टैगर्ड होगा। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, ये कंफर्मेशन कौन सा है, स्टैगर्ड। और स्टैगर्ड में आप कह सकते हो ये वाला रिपल्सन क्या मिलेगा, मिनिमम इन स्टैगर्ड कंफर्मेशन, मिनिमम इन स्टैगर्ड कंफर्मेशन, मिनिमम इन स्टैगर्ड कंफर्मेशन। अभी आपको मैंने पूरा जवाब नहीं दिया है, मैंने लिखा है मिनिमम और आप मान बैठे हैं जीरो। जीरो नहीं बोला मैंने, ये जीरो होता है हमेशा, किसी का भी हो। इसमें क्या बोला है, मिनिमम बोला है, जीरो नहीं बोला है। जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेंगे कि एटम्स कौन है। पर ये क्लियर है, मिनिमम यहां होगा, मैक्सिमम यहां होगा। तो इधर देखो, आपका ये कौन सा स्ट्रेंथ था, टॉर्सनल, मैक्सिमम इन एक्लिप्स्ड। बताओ ये कौन सा था, स्टेरिक, मैक्सिमम इन एक्लिप्स्ड। ये कौन सा था बताइए, टॉर्सनल, मिनिमम इन स्टैगर्ड। तो यहां पर देखो मिनिमम इन स्टैगर्ड। तो कोई सा भी रिपल्सन हो, आपका मैक्सिमम एक्लिप्स में होता है और मिनिमम स्टैगर्ड में होता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए अब हम आते हैं पर्टिकुलर केस पर, क्योंकि हम जो पर्टिकुलर केस डील करने वाले ना दोस्तों, वो इथेन का है। हमारे सिलेबस में एक ही कंफर्मेशन दी है, एंड दैट कंफर्मेशन इज इथेन। आइए अगर हम बात करना चाहें, मान लीजिए ये हमारे सामने इथेन है, सभी का ध्यान मुझे इधर चाहिए। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, बताइए किसका कंफर्मेशन है, इथेन का। अभी तक मैंने आपको यह नहीं बताया था कि ये एटम्स कौन है, क्या बताया था, नहीं। अब आपको बता दिया है कि ये एटम्स कौन है, हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहां पर भी हाइड्रोजन है, 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 यहां पर भी हाइड्रोजन है। क्लियर? इथेन में ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ना, ये इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं कि ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। इनके बीच का जो गैप है, वो जो रिपल्सन के लिए डिस्टेंस चाहिए उससे ज्यादा है या उसके लगभग बराबर है, तो रिपेल नहीं करते। आप समझो, रिपल्सन एक डिस्टेंस के बाद शुरू होता है, हमेशा ही रिपल्सन नहीं होता है। मान लो आप मुझे बिल्कुल एक आंख पसंद नहीं करते हो मेरे को, क्लियर, लेकिन मैं आपसे बहुत दूर हूं, तो आप चिड़चिड़े नहीं होंगे। मैं आपको दिखने लगूंगा, आपका चिड़चिड़ापन थोड़ा बढ़ेगा। मैं और नजदीक आऊंगा तो चिड़चिड़ापन और बढ़ने लगेगा, जो भी आपको एक्स वाई जेड पसंद नहीं है। तो ऐसा ही होता है। तो जो रिपल्सन होता है वो एक डिस्टेंस के बाद काम करने लगता है। मान लीजिए ए और बी यहां यहां है, इसका मतलब ये नहीं कि रिपेल करेंगे। ए और बी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आ जाएंगे, जिसके बाद इनके बीच में क्या शुरू हो जाएगा, रिपल्सन। अगर आपने आईओसी पढ़ी होती तो वो उसको मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या क्रिटिकल डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलते हैं। मैं आपको डिफाइन करके बताता, पर अभी ऐसे ही काम चलाना है। मतलब अगर आपका मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है, गौर से देखो, इथेन। तो इथेन में इन हाइड्रोजन्स के बीच में रिपल्सन ऑलमोस्ट क्या है, जीरो। और वो कारण है इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का। अच्छा कौन सी कंफर्मेशन है, ध्यान से देख, अगर ये एक्लिप्स कंफर्मेशन में ही रिपेल नहीं कर रहे हैं तो स्टैगर्ड में तो कोई मतलब ही, क्योंकि स्टैगर्ड में तो और दूर चले जाएंगे। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, इन केस ऑफ इथेन, क्या बोला मैंने, इन केस ऑफ इथेन, ये पर्टिकुलर केस किसके लिए है, इथेन के लिए। इन केस ऑफ इथेन, स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन इज ऑलमोस्ट जीरो, इज ऑलमोस्ट जीरो। अगर आपका इथेन है तो उसमें स्टेरिक स्ट्रेन ऑलमोस्ट जीरो है। मैंने तो ये बता दिया ये एक्लिप्स्ड में जीरो है, तो स्टैगर्ड में तो फिर होगा ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम ही एक्लिप्स्ड में होता है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है दोस्तों? तो ये हमारे सामने बताओ कौन सी कंफर्मेशन बताया गया है, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन के अंदर बताया गया है। पर दिस इज ए स्पेशल केस, दैट इज फॉर इथेन। बाकी के केस में अलग अलग वैल्यू आ सकती है। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ो। तो अब हमने वो टर्म्स पढ़ ली है दोस्त, जिन टर्म्स के बेस पर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आप समझिए टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ था, ये टर्म्स आती हैं टॉपिक के अंदर। अगर हम ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तुम इधर देखो, नहीं तुम्हारा भविष्य भी वही हो सकता है।
कोई सा भी रिपल्सन मैक्सिमम किस में होता है? एक्लिप्स में। मिनिमम किस में होता है? क्लियर है? इथेन के केस में बात करना चाहें तो स्टेरिक स्ट्रेन इथेन के केस में ऑलमोस्ट जीरो, और अगर आपका कंफर्मेशन स्टैगर्ड है तो टॉर्सनल स्ट्रेन चाहे किसी का भी मॉलिक्यूल हो ऑलमोस्ट जीरो। और इथेन में टॉर्सनल स्ट्रेन इन एक्लिप्स कंफर्मेशन कितना है? 3 किलो कैलोरी पर मोल। ये देखना डेटा इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है, और एनसीईआरटी बहुत सारी बातें चुपके से लिखता है। जब आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सर एक एक बात वापस से ही रिवाइज करवा रहे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपकी नोटबुक ही एनसीईआरटी होगी। सुलटा दिया है दोस्तों। कोई सा भी रिपल्सन हो, मैक्सिमम इन एक्लिप्स्ड, मिनिमम इन स्टैगर्ड। आगे बढ़ सकता हूं? अब आते हैं और हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले कन्फर्मेशन वर्ड को। जो बार बार कन्फर्मेशन 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 कह रहे हैं, ये कन्फर्मेशन है क्या? लास्ट पॉइंट क्लियर हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ एटम और ग्रुप। यहां रिपल्सन इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन्स की साइज छोटी है, और रिपल्सन के लिए जितना उनमें गैप होना चाहिए लगभग उतना ही या उससे ज्यादा है, तो रिपेल नहीं करेंगे। अगर हाइड्रोजन की बजाय आप कोई दूसरा एटम रख देते, बड़ा एटम, तो एक दूसरे के पास आ जाते। बड़ा एटम आता तो रिपल्सन बढ़ जाता। दो की सीट पे तीन बैठ रहे हैं, तीसरा एकदम मरियल सा है तो एडजस्ट किया जा सकता है, सुमो टाइप है तो एडजस्ट नहीं किया जा सकता। सुलटा दिया है? तो ये वाला पॉइंट भी हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। डाइहाइड्रल एंगल पर कैसे? क्योंकि एक्लिप्स्ड है तो डाइहाइड्रल एंगल 0 और रिपल्सन मैक्सिमम है, और स्टैगर्ड है तो डाइहाइड्रल एंगल 60 एंड रिपल्सन मिनिमम है, तो डिपेंड कर रहा है ना उसके मैग्नीट्यूड। बिल्कुल आगे बढ़ सकता हूं? आइए दोस्तों, अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। हमने लगभग 1.5 से 2 क्लास इस बात पर निकाल दी कि जो टर्म्स आपके टॉपिक में आने वाली हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपको टॉपिक में कोई भी ऐसी बात नहीं मिलेगी जो आपको समझ में ना आए। आइए, जल्दी जल्दी लिख रहा अक्सस। देख लिया? हाँ, आंखों में फोटो खींच लिया कर। आइए नेक्स्ट, अब हम वर्ड डिफाइन करने वाले हैं। क्या? कन्फर्मेशंस। ये जर कई देर से आप ये बार बार लिख रहे हो, लेकिन मुझे वर्ड कन्फर्मेशन का मतलब ही नहीं पता है। आइए इसको समझते हैं। आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कन्फर्मेशन का मतलब होता है, सभी के पेन डाउन होने चाहिए, एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट शेप्स। क्या बोला? एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट शेप्स, मतलब मॉलिक्यूल अलग, उसी की ही अलग अलग शेप जब आपके सामने आती हैं तो उसे क्या कहते हैं? कन्फर्मेशन। आइए समझाता हूं मैं। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने हूं ऐसे, क्लियर? तो ये आपको एक मेरा पोज दिखाई दे रहा है, पोज की बजाय आप बोलो अब कन्फर्मेशन, कि ये सर की क्या है? एक कन्फर्मेशन। फिर मैं ऐसे हो गया, हाँ, थोड़ा बढ़िया तो होना चाहिए ना। तो ये दूसरा कन्फर्मेशन। फिर मैं ऐसे पलट के पढ़ाने लगा, तीसरा कन्फर्मेशन, जैसे आप सेल्फी लेते हैं।
अलग अलग एंगल से, कुछ में तो आपको खुद को समझ में नहीं आता कि आप हो क्या। तो एक ही मॉलिक्यूल की जो डिफरेंट शेप्स बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशन। और ये शेप्स नॉर्मली यूजुअली बनाई जाती हैं सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से। किसके रोटेशन से, सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से। जैसे आप समझो ये एक शेप है, फिर ये हाथ घुमा, दूसरी शेप, ये हाथ घुमा, तीसरी शेप, उंगलियां घूमी, एक और अलग शेप बन गई। तो सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से जो मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट शेप लेता है उन्हें उसकी क्या कहा जाता है, कन्फर्मेशंस। सुबह सुबह, ठीक है, आप जब टीवी चैनल पे जाएंगे तो बाबा रामदेव आपको अपनी अलग अलग कन्फर्मेशंस में दिखाई देंगे। आसन कर रहे होते हैं ना वो, तो आप देखेंगे होते वो एक ही हैं पर वो शेप बदलते रहते हैं। कभी शीर्षासन कर रहे हैं, कभी दूसरा आसन कर रहे हैं, क्लियर। तो उन सब में उसकी शेप बदल रही होती है। जो योगा करते हैं वो लोग जानते हैं। आदमी सेम होता है लेकिन शेप अलग अलग होती है। तो हर पोज में एक एक फोटो क्लिक करो, ऐसे रख दो, तो आप बोलोगे कि ये बाबा रामदेव की अलग अलग कन्फर्मेशंस है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं की है, आपकी भी है। आप शादी विवाह में कभी जाते हैं, डांस वगैरह करते हैं, क्लियर, तो फोटोग्राफर फोटो क्लिक करता रहता है आपकी अलग अलग कन्फर्मेशंस की। जैसे कुछ तो आप बढ़िया वाली आ जाती है, ये वाली जो आप खिंचवाते हो, ठीक है, पर कोई कुछ ऐसे वाली आ जाती है लेकिन उसमें आपकी खराब फोटो है, बाजू वाले की बहुत अच्छी है वो, तो वो उसको डिलीट नहीं करने देता है। तो आपकी कंफर्मेशन पीछे दिखाई देती रहती है, हालांकि आप चाहते हैं ये हट जाए किसी ना किसी तरीके से। तो वो भी आपकी क्या होती है, कंफर्मेशंस। और मॉलिक्यूल ऐसा करते हैं यूजुअली सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से। जब किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनती हैं उन्हें हम कंफर्मेशंस, उन्हें हम कन्फॉर्मर्स या फिर रोटामर्स कहते हैं। रोटामर्स क्यों, क्योंकि रोटेशन से बनते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये आपके सामने इसकी एक कन्फर्मेशन है, एक शेप है। कन्फर्मेशन का मतलब शेप। इस शेप में आप देखिए बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, तो इस शेप का नाम दिया आपने एक्लिप्स्ड। क्या नाम दिया, एक्लिप्स्ड। सही बात है कि नहीं है। पोज के भी नाम होते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे कि ये वाला पोज लो, ये वाला पोज लो, क्लियर। दूसरा हमने क्या किया, ये कार्बन कार्बन क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ब्लैक एटम्स के बीच में। हमने इनको घुमाना शुरू किया, मान लीजिए फ्रंट को मैंने फिक्स कर दिया, बैक कार्बन को घुमाना शुरू किया, तो देखो ये आपके सामने बनकर आ गई एक और से, जिसको आपने क्या बोला, स्टैगर। ये तो कितना घुमाने पर बनी है, 60 डिग्री। ऐसे तो आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे बुढ़ापा आ जाएगा 360 तक घुमा सकते हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन ले लेकर कितनी कन्फर्मेशंस बना सकता है, इनफाइनाइट। क्या बना सकता है। अगर आपको बोले कोई भाई बताओ आप कितने पोज दे सकते हो, तो बहुत सारे पोज दिए जा सकते हैं। हल्का हल्का चेंज करो, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे तो फोटोग्राफर का बुढ़ापा आ जाएगा, हमारा पोज ही खत्म। तो ए मॉलिक्यूल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। लेकिन आप समझिए मॉलिक्यूल क्या है, सेम, उसी मॉलिक्यूल की दो शेप है, ठीक है। अब आप बोलो कि चलो ठीक है कि सर ऐसे यू आप हो, इसमें से एक वाई एस वाई अलग कर लो, ठीक है, फिर आप यू इसमें से एक अलग कर लो, ऐसा हो सकता है। मेरे दो बनाए जा सकते हैं, नहीं, मेरी अलग अलग कंफर्मेशन बनाई जा सकती है पर उनको सेपरेट। तो ये बात ध्यान रखना, कंफर्मेशंस कभी आइसोलेट, क्योंकि टेक्निकली मॉलिक्यूल तो वही है ना। दो मॉलिक्यूल कैसे लेकर आओगे, सेम मॉलिक्यूल के अलग अलग शेप आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया। चलिए कुछ पॉइंट्स लिखना यहां पर शुरू करेंगे, डेफिनेशन के सामने लिख दीजिए, कंफर्मेशन की डेफिनेशन के सामने लिख दीजिए। देखिए स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, स्पेशल की स्पेलिंग तो आती है ना, क्या बोला मैंने, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स which can change into, which can change into one another, which can change into one
another which can change into one another. ब्रैकेट में लिखो इंटर कन्वर्टेबल. ब्रैकेट में क्या लिखना है? इंटर कन्वर्टेबल. क्लोज द ब्रैकेट. Spatial arrangement of atoms or groups which can be converted into one another by rotation about single bond. By rotation about, उसी में कंटिन्यू है. Spatial arrangements of atoms or groups which can be converted into one another. ब्रैकेट में लिखा था इंटर कन्वर्टेबल. By rotation about single bond are known as conformations, comma, conformers, conformations, comma, conformers और rotamers यानी कि सिंपल भाषा में समझे, सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से जो डिफरेंट शेप बनती है उन्हें क्या कहते हैं? कन्फर्मेशंस. अभी धीरे धीरे आप बनाना सीखेंगे. अगला पॉइंट लिखेंगे. A molecule can have infinite number of conformations. A molecule can have infinite number of conformations. एक मॉलिक्यूल की कितनी शेप बना सकते हो सिग्मा बॉन्ड पे रोटेशन से? इनफाइनाइट. A molecule can have infinite number of conformations. Next point. Conformations can't be isolated at room temperature. Conformations can't be isolated at room temperature. Conformations can't be isolated at room temperature. Conformations को आप रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते. जैसे आप समझो ये मेरे एक शेप है, फिर ये मेरी दूसरी शेप है, तो मैं पहली वाली शेप से ही तो दूसरी वाली शेप में गया हूं, मतलब इंटर कन्वर्ट हो रहा है. लेकिन कभी आइसोलेट नहीं की जा सकती कि एक यहां से YSY निकल जाए, एक यहां से, ऐसा कभी भी नहीं होगा. आइए और बढ़िया तरीके से समझते हैं. हमने कुछ चीजें समझ ली हैं तो आपको समझ में आएगा. मान लीजिए मैंने इथेन की ये वाली शेप बनाई है. क्या बनाई है? इथेन की ये वाली शेप बनाई है. आप बताइए इस वाली शेप को हम क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड. टेक्निकली ये हमारे सामने है स्टैगर्ड, ये रहेगा स्टैगर्ड. और क्या बोलोगे आप? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. अब आप समझो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. कन्फर्मेशन का मतलब शेप, एक ऐसी शेप जहां डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है. फिर मैंने क्या किया? देखो आपके फ्रंट वाले कार्बन को तो क्या रखा है? फिक्स. लेकिन बैक वाले कार्बन को घुमा दिया. मान लो क्या किया मैंने? बैक वाले कार्बन को घुमा दिया. और कितने के एंगल से घुमा दिया? 60 डिग्री के एंगल से. अगर मैंने इन वाले बॉन्ड्स को 60 डिग्री से घुमाया तो आप बताओ ये बॉन्ड घूम के इसके पीछे, क्योंकि इन दोनों के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना है? 60. और ये वाला घूम के इसके पीछे और ये वाला घूम के उसके पीछे. तो यही शेप अब इस शेप में बदल जाएगी. यही शेप उसके अंदर बदल गई है. और ये आप लोगों के सामने बताइए दोस्तों क्या बनकर आ जाएगा? एक्लिप्स्ड. तो बताइए स्टैगर्ड से एक्लिप्स में जाने के लिए उसको कुछ बॉन्ड वगैरह तोड़ना पड़ रहा है क्या? नो. केवल सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेना पड़ रहा है. तो ये आपके सामने कौन सी कंफर्मेशन बनकर आ गई है? ये आप लोगों के सामने बनकर आ गई है एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन. क्या बनकर आ गई है दोस्त? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन. अब आप समझिए इन दोनों को कई बार आपके सामने कहा जाएगा कि ये कन्फॉर्मर है. क्या है? कन्फॉर्मर. कन्फॉर्मर का मतलब समझते हो आप? एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट शेप. दीज आर द कन्फॉर्मर ऑफ इथेन. ऑप्शन में मिल सकता है कन्फॉर्मर. पूछ इन दोनों में क्या रिलेशन है? मान लो कन्फॉर्मर नहीं दिया गया है तो ऑप्शन में क्या मिल सकता है? रोटामर्स. क्या मिल सकता है? रोटामर्स. क्योंकि ये रोटेशन से बना है सिग्मा बॉन्ड पर, तो ये एक दूसरे के क्या है? रोटामर्स. और दोस्तों मान लो ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो आप इनको क्या कहोगे? होमोमर्स. ये गजब पॉइंट है मेरे भाई, बिकॉज ये मॉलिक्यूल अलग नहीं है. तो कई बार पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स, और आपको साफ साफ पता है कि वो सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से ही बने.
किससे बने हैं? सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से। तो अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन है तो उनमें टिक मार दो। मान लो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, होमोमर्स दिया हुआ है, देन गो विद होमोमर्स, बिकॉज कंपाउंड तो अभी भी सेम है। इसीलिए आप देखना एनसीईआरटी ने स्टीरियो को कंफर्मेशन आइसोमर बोला ही नहीं, क्योंकि वो ट्रू आइसोमर होते ही, क्या ये दो आप आइसोमर बोलोगे? आइसोमर होने के लिए कंपाउंड डिफरेंट होने चाहिए, पर ये तो एक ही कंपाउंड की डिफरेंट शेप है। इसीलिए आप समझो एनसीईआरटी ने स्टीरियो को सीधा क्या बोला है? कॉन्फिगरेशनल, कंफर्मेशन बोला ही, इसलिए मैं इसको अलग से ही डील कर रहा हूं। इसलिए कई बार आपने पढ़ा होगा कन्फर्म रोटामर्स कन्फॉर्मर्स आर आल्सो नोन एज फॉल्स आइसोमर्स, क्योंकि टेक्निकली तो ये आइसोमर्स हैं ही। आइसोमर होने के लिए दो डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए और वो सेपरेट भी होने चाहिए। कभी भी आप स्टैगर्ड और एक्लिप्स को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, क्या ये इंटरकन्वर्टेबल है? जी हाँ, ये साइन इसीलिए लगाया है, ये इसमें और ये इसमें बदलता रहता है, और इनको बदलने से आप नहीं रोक सकते, ये सिग्मा बॉन्ड पर घूमेगा ही घूमेगा। जल्दी से सुलटाइए, फिर आगे पॉइंट लिखेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे दोस्तों। सुलटा दिया है, लिख दो अगले पॉइंट में। conformers obligotamers, conformers obligotamers, conformers obligotamers, conformers obligotamers are also known as false isomers. एक्चुअली आइसोमर होते ही नहीं है, आइसोलेट नहीं कर सकते ना कभी भी। दो अगर दो चीज डिफरेंट है तो आप सेपरेट करके दिखाओ उनको। कन्फॉर्मर्स ओब्लिगोटामर्स आर ऑल्सो नोन एज फॉल्स आइसोमर्स। जैसे मैं आपको बोलूं कि हम जुड़वा भाई हैं, और कल जो आया था वो मैं नहीं था, वो मेरा जुड़वा भाई था। आज मैं आया हूं, मंडे को फिर वो आएगा, ट्यूसडे को मैं आऊंगा, तो आप क्या कहोगे? ऐसे नहीं, दोनों एक साथ आके दिखाओ, तभी तो क्लियर होगा कि दो अलग चीज है। तो या तो मॉलिक्यूल स्टैगर्ड में है या फिर एक्लिप्स्ड में है। तो आपको या तो स्टैगर्ड मिलेगा या एक्लिप्स्ड। आप स्टैगर्ड को बाहर आउट फ्रीज आउट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। यही तो इसी में बदल रहा है। आई बात समझ में? चलिए, राम ही श्याम है, गंगाधर ही शक्तिमान है, समझ रहे हो आप? तो यह आइसोलेट नहीं हो सकते। अगला पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट आपको कुछ दिनों बाद समझ में आएगा, अभी केवल लिख के छोड़ना है। बाय टेकिंग रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, by taking rotation about sigma bond, 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 only conformation changes, only conformation changes, only conformation changes, स्पेलिंग भी लिख दी है, only conformation changes, configuration remains the same, configuration remains the same, configuration remains the same। अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन वर्ड मैंने क्लियर ही नहीं किया, अभी कौन सा वर्ड क्लियर किया है? केवल कन्फर्मेशन। तो जब वो वर्ड क्लियर होगा तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। क्लियर? चलिए, दूसरी बात और आप ध्यान रखें, आपको और बढ़िया तरीके से मैं बता देता हूं। मान लीजिए हम इथेन में ही बात कर लेते हैं, ज्यादातर हमारी बातें उसी के ही अंदर होने वाली है। तो ये हमारे सामने कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। क्लियर? यहां पर आपका लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहां पर भी लगा हुआ है हाइड्रोजन। आप ध्यान से सुनते रहें, हाइड्रोजन है। क्लियर? ये आपका एक कार्बन हो गया, ये आपका कौन सा कार्बन हो गया है? दूसरा। आप समझिए मैंने कार्बन को किससे दिखाया है? डॉट से।
तो आप समझ गए, ये हमारे सामने कार्बन और उस पर 3 हाइड्रोजन, कार्बन और उस पर 3 हाइड्रोजन। फिर आपके कन्फर्मेशंस कब बनेंगे? जब आप इस सिग्मा बॉन्ड पर क्या लोगे? रोटेशन। इस सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लोगे तो अलग अलग शेप बनने लगेंगी मॉलिक्यूल की। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं दोस्तों, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है ये मॉलिक्यूल, ये रहा। अब आप देखो, मान लो इसको मैं फिक्स कर लूं, दोनों घुमाऊंगा तो पता नहीं चलेगा ना। तो इसको फिक्स कर दो, इसको घुमाऊं तो देखो अलग अलग शेप आ रही है ना मॉलिक्यूल की। अलग अलग शेप आ रही है कि नहीं आ रही है मॉलिक्यूल की? तो ये हमारे सामने जो अलग अलग शेप बन रही है, इन्हीं को क्या कहते हैं हम? कन्फर्मेशन। पर इसमें एक बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनिए। दो चीजें होती हैं, एक डाइहेड्रल एंगल और एक बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बताओ क्या है? बॉन्ड एंगल देख, जैसे दिस इज द एंगल बिटवीन द दीज टू बॉन्ड्स। एक ही एटम पर बने हुए दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल होता है। और दो अलग अलग एटम्स के बीच में जो बने हुए एंगल्स हैं प्लेन के, उनको क्या कहते हैं? डाइहेड्रल। जैसे येलो और रेड के बीच का जो एंगल है वो, और येलो के बीच का जो एंगल है वो, एग्जैक्टली exactly. आप बताइए, जब मैं सिग्मा बॉन्ड पर घुमाऊंगा तो क्या येलो और रेड के बीच का एंगल चेंज होगा? पर आप देखो, येलो और येलो के बीच का तो लगातार चेंज। तो जब भी आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हो तो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है। ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। तो ये कुछ खास पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। इसमें पहला पॉइंट लिख दो इधर इस प्रकार से, by taking rotation about sigma bond, 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 only dihedral angle changes. By taking rotation about sigma bond, only dihedral angle changes. Only dihedral angle changes. केवल कौन चेंज होगा? डाइहेड्रल एंगल चेंजेस, कॉमा लगाकर। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, bond angle and bond length remains the same. Bond angle and bond length remains the same. Bond length change नहीं होगी और bond angle भी change नहीं होगा। Bond angle and bond length remains the same. क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? दूसरा एक पॉइंट और जबरदस्त सुनो। जब भी आप किसी सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लोगे ना, तो आपके रोटेशन से बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेने के लिए, जैसे इस कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है? सिग्मा। आपका घूम रहा है, देखो बहुत आसानी से। तो ब्लैक और ब्लैक एटम के बीच का बॉन्ड नहीं टूट रहा। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हो तो आपको बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। और ऐसा होता है उस बॉन्ड की शेप की वजह से। उस बॉन्ड की शेप की वजह से सिग्मा बॉन्ड की शेप ही कुछ ऐसी होती है कि वो अपने ऊपर रोटेशन लेने देता है बिना बॉन्ड तोड़े हुए। तो आप सोचो, सिग्मा बॉन्ड पर आपको रोटेशन लेने के लिए बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है? और बिना बॉन्ड तोड़े, अब जब से जबरदस्त बात आ रही है, बिना बॉन्ड तोड़े कुछ भी बदलाव करोगे, बस बॉन्ड नहीं टूटना, तो उसे हम कहते हैं कन्फर्मेशन में चेंज। किसमें चेंज? कि बस शेप बदली और कुछ भी नहीं है। जैसे अभी मैं, आप ध्यान से सुनिए, मैं ही हूं आपके सामने। अब मैं कौन हूं? अभी भी तो मैं वाई एस वाई हूं ना। वाई एस वाई सर नहीं, वाई एस वाई। अपने आप को सर कहना थोड़ा अजीब लगता है ना कई बार ऐसे, मैं वाई एस वाई सर। हमें बोलना पड़ता है, यूट्यूब पे बहुत अजीब सा हो गया है। हेलो बच्चों, मैं आपका वाई एस वाई सर। कोई बच्चा ऐसा होगा, हट मैं मानता नहीं तेरे को, लेकिन मैं तो बन गया ना, तो ठीक है। तो मैं कौन हूं? वाई एस वाई। अब देखो, अभी भी कौन हूं? अभी भी, अभी भी, क्योंकि जितने भी मैं चेंज कर रहा हूं इसमें बॉन्ड तोड़ने की जरूरत, पक्का? और मान लीजिए मैंने ज्यादा घुमा दिया, टिक की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? बॉन्ड टूट गया। अब आप नहीं कहोगे वाइस वाइस सर हैं, वाइस वाइस सर थे। अब मामला चेंज हो गया है। तो जब तक बॉन्ड नहीं टूटा है तब तक आप कुछ भी कर लो, आप ही हो, आपकी अलग अलग शेप इमेज है। जैसे ये हाथ ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्लियर? और इसमें से टिक की आवाज आई तो क्या बोलोगे? सर का हाथ टूट गया, शेप अब परमानेंट बिगड़ गई, अब वापस घूम के नहीं आ सकता। तो बिना बॉन्ड तोड़े कुछ भी बदलाव कर लो तुम, बस बॉन्ड नहीं टूटना, तो उसका मतलब मॉलिक्यूल सेम ही है, उसकी शेप बदल रही है। लेकिन अगर बॉन्ड टूट गया तो मामला अलग हो जाएगा, वो हम जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें अगला पॉइंट लिख दीजिए,
we can take rotation about sigma bond without bond breaking. We can take rotation about sigma bond. We can take rotation about sigma bond without bond breaking. Without bond breaking, comma लगाकर. This happens due to its symmetrical shape. This happens due to its symmetrical shape. ऐसा ये क्यों करने देता है? इसकी शेप की वजह से. इसकी शेप ही कुछ ऐसी है कि बॉन्ड नहीं टूटेगा. घुमा लो सिग्मा बॉन्ड को. तो मेन पॉइंट ये है कि आपको सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेने के लिए दोस्त बॉन्ड तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है. और दूसरी बात, जब भी आप सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लोगे तो इस बॉन्ड में आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड बना होगा तो ओवरलैपिंग से ही तो बना होगा दोनों कार्बन के ऑर्बिटल. तो जब बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रही है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. जिस बॉन्ड के अबाउट आप रोटेशन ले रहे हो उसकी बॉन्ड लेंथ पे कोई फर्क, एक ही चीज बदलेगी और वो बदलेगा डाइहेड्रल. फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन हाइड्रोजन के बीच का एंगल लगातार बदलता रहेगा. बाकी सब चीज क्या रहेगी? फिक्स. अगर आप समझो बॉन्ड लेंथ फिक्स है, इसका मतलब ओवरलैपिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो नो चेंज ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. नो चेंज इन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. आपके सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग हुई है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा. ब्रैकेट में लिख सकते हो नो चेंज इन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. जिस भी सिग्मा बॉन्ड पर आप रोटेशन लोगे उसकी ओवरलैपिंग में भी कोई एक्सटेंट में चेंज आने वाला नहीं है. तो ये कंफर्मेशन रिलेटेड कुछ बात है. अब आप समझो, अब आपको समझ में आएगा. बार बार मैं क्या कह रहा था? स्टैगर्ड कंफर्मेशन. यानी कि स्टैगर्ड तो एक पर्टिकुलर नाम दे दिया उस शेप को. एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन तो एक पर्टिकुलर शेप का नाम क्या दे दिया है? एक्लिप्स्ड. यानी कि कंफर्मेशन का मतलब तो शेप है. और कितनी कंफर्मेशन हो सकती है मॉलिक्यूल की? इनफाइनाइट. पक्का? चलिए, अब जो मेन मॉलिक्यूल है जो हमें डिस्कस करना है वो है इथेन. एनसीईआरटी ने एक कोई डील किया है इथेन. और इतिहास गवाह है, जब भी क्वेश्चन पूछा है, जब भी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, इथेन से ही पूछा है, बाकी से पूछा ही नहीं है. तो नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक रहेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशनल एनालिसिस. कंफर्मेशनल एनालिसिस. कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन. जी जनाब. एक्सटेंट का मतलब होता है अमाउंट में. मैं कहता हूं किस एक्सटेंट तक तुम पढ़ सकते हो, किस हद तक आप पढ़ सकते हो. मतलब जब भी कोई बॉन्ड बना होगा, इधर देख, ये बॉन्ड बना होगा तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग हुई होगी कि नहीं होगी? तो ये आपका एरिया ऑफ ओवरलैप हो गया कि नहीं हो गया? तो कहता जब इस बॉन्ड पर घुमाओगे तो इसमें कोई फर्क ये नहीं कि ओवरलैपिंग घट जाएगी या बढ़ जाएगी, कांस्टेंट ही रहेगी. एक ही चीज में बदलाव आएगा और वो है डाइहेड्रल एंगल. उसके अलावा कुछ बदलने वाला. क्या मैं अपनी बात क्लियर कर पाया? जनाब बोल तो दे, राक्षस लिखने लग गया है. अपना काम निकल गया, अब क्या मतलब है? चलिए, तो हम बात करेंगे कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन. इथेन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. दोस्तों यहां पर नीट में लगातार क्वेश्चंस बने हैं, बनते रहेंगे. आइए सबसे पहले मैं आपको इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाकर देता हूं. ये हमारे सामने है इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. यानी कि इथेन में हम रोटेशन ले लेकर डिफरेंट शेप बनाएंगे और उनका स्टडी करेंगे. सबसे इजी होता है कंफर्मेशंस को समझना कौन सी प्रोजेक्शन में? न्यूमैन. सबसे इजी होता है. तो ज्यादातर जो हम इस्तेमाल में लेंगे वो न्यूमैन. सोहॉर्स, वेस्डेस, फिशर का बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे. ज्यादा किसका इस्तेमाल करेंगे? न्यूमैन. जब भी किसी मॉलिक्यूल की आप कंफर्मेशंस बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? कंफर्मेशंस. तो आप कुछ बातें ध्यान रखिए. आपको दो बातें पहले डिसाइड कर लेनी है. दो बातें पहले ही डिसाइड कर लेनी है. पहली बात यह कि आप उस मॉलिक्यूल को किस बॉन्ड के अबाउट घुमाना चाहते हो. यह पहला पॉइंट कि कौन से बॉन्ड के अबाउट घुमाएंगे. दूसरा पॉइंट, उनमें से किस कार्बन को फ्रंट कार्बन और किस कार्बन को बैक कार्बन मानना है. जैसे ये हमारे सामने इथेन है, तो इथेन में पहले ये बताओ किस सिग्मा बॉन्ड पर आप रोटेशन लेना चाहते हो. तो हमने क्लियर कर दिया है कि ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पर इस मॉलिक्यूल को घुमाएं. ये हमने ही माना है, ठीक है. और ये वाला जो कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 1 विल बी कंसीडर्ड एज फ्रंट कार्बन. सर ये कोई रूल होता है या आपने मान लिया है? मैंने मान लिया.
मैं इसको मान लेता तो ये बैक बन जाता, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो फिर कार्बन नंबर 2 बताओ क्या हो जाएगा, बैक कार्बन। तो पहले हमने डिसाइड कर लिया है दोस्तों कि हम कार्बन C1C2 बॉन्ड के अबाउट रोटेशन लेना चाहते हैं। क्लियर। कार्बन नंबर 1 फ्रंट कार्बन है और कार्बन नंबर 2 बैक कार्बन। कई बार वो इतनी लैंग्वेज नहीं लिखता है, वो क्या करता है, डेढ़ शाना है, आप जानते हैं आजकल तो और भी हो गया है, C1C2 लिखकर ऐसे कर देता है। इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल को कार्बन 1 और कार्बन 2 के सिग्मा बॉन्ड के अबाउट घुमाओ, इस ऐसे कह रहा है। क्लियर। इसका मतलब क्या कहना है कि रोटेशन C1C2 के सिग्मा बॉन्ड के अबाउट लेना है। क्लियर। आप बताइए, आपने कार्बन नंबर 1 को क्या माना है, फ्रंट कार्बन। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। तो ये हमारे सामने है फ्रंट कार्बन। आप बताओ न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊंगा, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाई जाती है, फ्रंट कार्बन बना दिया। बताओ फ्रंट कार्बन पर क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब बताओ बैक कार्बन बना दूं, तो ये हमने बना दिया है कौन सा कार्बन, बैक। बताओ बैक कार्बन पर भी कौन लगे हुए हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स। आप बताइए, अभी देखो इसमें सारे एक जैसे दिख रहे हैं क्योंकि सारे हाइड्रोजन है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं, ये वाला। आप बताओ इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में राइट नाउ एंगल कितना है, डाइहेड्रल एंगल बताओ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कंफर्मेशन बताओ कौन सी है, एक्लिप्स्ड। देखने से पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। सो दिस इज योर एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। अब आपको क्या करना है दोस्तों, फ्रंट कार्बन को तो फिक्स करना है। क्या करना है, फ्रंट को फिक्स करके बैक कार्बन को 60 डिग्री के डाइहेड्रल एंगल से घुमाना है। किससे घुमाना है, 60। एक मिनट सर, आप सब घर से सोच के आते हो, नहीं घुमा मैं तो 2 डिग्री से घुमाऊंगा, मैं तो 10 डिग्री से घुमाऊंगा, आप 60 ही क्यों हम पर थोप रहे हो, उसका रीजन है मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये आप लोगों के सामने ये कौन सी कंफर्मेशन है राइट नाउ, न्यूमैन। आप इमेज देखोगे तो 2 वाई बनती हुई दिखेंगी। फ्रंट को क्या कर दिया है, फिक्स। अब बैक को घुमा रहे हैं, कितने से घुमा रहे हैं, 60 डिग्री, ये घुमा दिया। तो बताओ 60 डिग्री घुमाने पर क्या बनेगा, स्टैगर्ड। और अब ये क्या था, एक्लिप्स्ड। तो हम इसलिए घुमाते हैं 60 से, क्योंकि 60 पर घुमाने पर आपके सामने एक्सट्रीम केस आएंगे। एक्सट्रीम केस मतलब आप बताओ यहां पर एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी, अरे कौन सी कंफर्मेशन है, एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड में तो दोनों ही रिपल्सन मैक्सिमम होते हैं, आपका स्टेरिक भी एंड टॉर्सनल भी है या नहीं है बाद की बात है, लेकिन दोनों मैक्सिमम किस में होते हैं, एक्लिप्स्ड में, और दोनों मिनिमम किस में होते हैं। इसलिए हमने 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल चुना है। तो अब फ्रंट को तो क्या कर देंगे दोस्तों, फिक्स, और बैक को घुमा देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, बैक का मतलब अब बॉन्ड कहां से घूमने चाहिए, सर्कल से। कुछ तो बनाए गलत देते हैं, सारे बॉन्ड यहीं से डॉट से खींच देते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बैक कार्बन को घुमाना है, कितने से घुमाना है दोस्त, 60 डिग्री से। सभी का ध्यान इधर दे, घुमाने में आप लोग एक्सपर्ट हैं ही। इसको घुमाएंगे तो ये बॉन्ड घूमकर इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड घूमकर इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड घूमकर इधर। आप समझो, अगर मैं इस कार्बन को घुमाता हूं, इस कार्बन को, तो बताओ इस पर लगे हुए सारे बॉन्ड एक साथ घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे। क्लियर। अगर आप फैन को घुमाओगे तो एक ब्लेड घूमेगी कि तीनों ब्लेड घूमेंगी, तो तीनों घूमेंगे ना एक साथ। तो ये आपके सामने बताइए किस प्रकार का माहौल रहेगा। एक हाइड्रोजन आपका यहां मिलेगा, एक हाइड्रोजन आपका यहां मिलेगा, और एक हाइड्रोजन आपका यहां मिलेगा। सही बात है कि नहीं है। कितने के डाइहेड्रल एंगल से घुमाया हमने, 60 डिग्री के। अब आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो आपको अभी पता लगेगा, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में हम बातें कर रहे थे। कैन यू टेल मी द डाइहेड्रल एंगल, अभी कितना था, 0, और अब कितना हो गया है दोस्त बताओ, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बताओ इस कंफर्मेशन का नाम क्या है, स्टैगर्ड। अब आपको समझ में आएगा हमने 60 से क्यों घुमाया, क्योंकि यहां पर एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम, यहां पर एनर्जी मिनिमम एंड स्टेबिलिटी मैक्सिमम। एक्सट्रीम केस मिलेगा या तो हाईएस्ट एनर्जी का या लोवेस्ट। अगर मैं 50 डिग्री से घुमाता, 40 डिग्री से घुमाता, तो इन बिटवीन दोनों के मिलता कोई ना कोई, ना तो हाईएस्ट एनर्जी का मिलता और ना ही लोवेस्ट। आपको समझाऊंगा और भी बेहतरीन तरीके से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से दोस्तों घुमा देना है, कितने के डिग्री से, 60 के डिग्री से। पक्का। फ्रंट को क्या रखना है दोस्त मेरे, फिक्स, और बैक को घुमा देना है, यहां पर एच, यहां पर एच, यहां पर एच। अब की बार बताओ, बैक को घुमाओगे तो ये वाला हाइड्रोजन घूम के इसके पीछे, ये वाला हाइड्रोजन घूम के इसके पीछे, और फिर से बॉन्ड के पीछे बॉन्ड। तो आप बताइए, ये वाला हाइड्रोजन आपका यहां आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। बताओ फिर से क्या बन गया है, अरे बोलो ना, एक्लिप्स्ड। मतलब हाईएस्ट इन एनर्जी,
लोवेस्ट इन एनर्जी, फिर से हाईएस्ट, एक्सट्रीम केस मिल रहे हैं, इसलिए 60 डिग्री से। अगर मैं आपसे वही बॉन्ड बताऊं जिन पर हम बातें कर रहे थे, तो दोस्तों हम इस बॉन्ड के बीच में और इस बॉन्ड के बीच में एंगल देख रहे थे। कैन यू टेल मी द डाइहाइड्रल एंगल राइट नाउ? इट इज 120। समझ में आने लग गया? तो यहां पर थीटा कितना है आपका? 120 डिग्री। मैंने फिर से कहा है, हाँ ठीक है, वो मेरे को पता सर। नेक्स्ट आप बताइए, अगर अपन फ्रंट को क्या रखें दोस्तों? फिक्स, एंड बैक को फिर से कितने से घुमा दें? 60 डिग्री से। तो बताओ, ये वाला घूम के यहां, ये वाला घूम के यहां, और ये वाला घूम के यहां, तो यहां पर आ जाएगा CH बॉन्ड, इसमें यहां पर आ जाएगा CH बॉन्ड, और इसमें यहां पर आ जाएगा CH बॉन्ड। देखने से बताओ क्या बन रहा है? स्टैगर्ड बॉन्ड। एक बार बता दो सर, देखो फिक्स जो बॉन्ड किए थे, ये वाला और ये वाला, आप बताओ इनके बीच में थीटा कितना है? 180 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये आप लाइनें क्यों खींच रहे हो अलग अलग कलर की? नहीं खींचो तो तुमको इसमें और उसमें फर्क ही नजर नहीं आएगा। तो कौन से बॉन्ड देख रहे हैं, इसलिए वो लाइनें अलग कलर से बना रखी है मैंने। ठीक है, आप बताइए कंफर्मेशन का नाम क्या है? स्टैगर्ड। देखने से पता चल रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो ये रहेगा स्टैगर्ड। फिर से घुमा दो सर 60 डिग्री से। अब घुमाने पर आ ही गए हैं तो पूरा ही घुमा के छोड़ेंगे 360 से। घुमाएंगे तो ये बॉन्ड इसके पीछे छुप जाएगा, ये बॉन्ड उसके पीछे, और ये बॉन्ड इसके पीछे। पक्का? तो जो नई कंफर्मेशन आपके सामने बनेगी, ये तो फ्रंट कार्बन हो गया है, जी हाँ। बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये यहां पर, ये यहां पर, और ये यहां पर। चोरी छुपे छापना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। इधर ध्यान दो। आप बताइए वापस से, डाइहाइड्रल एंगल इस वाले बॉन्ड के बीच में, इस वाले बॉन्ड के बीच में, और इस वाले बॉन्ड के बीच में कितना है? यहां से यहां देखो कितना है? 120, और ये फिर 120, तो 240, और उल्टे आओगे तो -120। क्लियर? तो अपन यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बताओ थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया है? 240 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? आगे बताइए कंफर्म। राक्षस, आजू बाजू सब सुरक्षित है क्या? क्या नाम दोगे इसका? एक्लिप्स्ड। आजू वाला बाजू वाला किसी दिन साफ मिलेगा। नेक्स्ट फिर से घुमा देते हैं, कितने के एंगल से? 60 डिग्री। अब आपको सारी बातें समझ में आने, यहां पर एच एच, सभी ध्यान से सुनेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये वाला बॉन्ड घूम के यहां पर, ये वाला यहां पर, और ये वाला यहां पर, तो ये आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा। अब फिर से देखो, अगर मैं आपको बताऊं कौन से बॉन्ड हम देख रहे थे, ये वाला एंड ये वाला, थीटा बताओ? 300 डिग्री। सही बात है कि नहीं? 240 + 60। बताइए कौन सी कंफर्मेशन है? स्टैगर्ड। कौन सी कंफर्मेशन है? स्टैगर्ड कंफर्मेशन। सही बात है कि नहीं है? फिर आखिरी बार 60 डिग्री से और घुमा दो, तो ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, और ये इसके पीछे, और आप लोगों के सामने ये बन जाएगा। अब आप सोचो हमने क्यों 60 डिग्री का डाइहाइड्रल एंगल सेलेक्ट किया? क्योंकि 60 डिग्री पर एक्सट्रीम केस बन रहे हैं। एक्सट्रीम केस कौन से होते हैं? स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स। एनर्जी सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी सबसे कम, एनर्जी सबसे कम, स्टेबिलिटी सबसे, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज एक्सट्रीम केसेस। कहते हैं ना एक्सट्रीम हद तक जाओ, या तो सबसे ज्यादा या सबसे, या तो सबसे ज्यादा नंबर लाओ या सबसे कम, या तो टॉप से पहले आओ या फिर बॉटम से पहले, ये होता है एक्सट्रीम केस। क्लियर? तो यहां पर आप बताइए थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री भी कह सकता हूं, 360 भी कह सकता हूं। फिर से कंफर्मेशन कौन सी बन गई है? सॉरी, एक्लिप्स्ड। क्लियर? अब एक बार मुझे वापस से देखकर बता देंगे, इथेन में स्टैगर्ड कंफर्मेशंस कहां कहां बनी है? इथेन में स्टैगर्ड कंफर्मेशंस, स्टैगर्ड कंफर्मेशन बताओ कहां कहां बनी है? 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? आप बताओ एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन कहां कहां बनी है? कौन कौन से डाइहाइड्रल एंगल पर बनी है? तो एक्लिप्स कंफर्मेशन बनी है आपकी 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री। आप एक बार ध्यान से सुनो, आखिरी बात, अगर मैं कलर हटा दूं तो आपको कंफर्मेशन दो ही टाइप की दिखेंगी, या तो ये या तो ये, वो तो कलर ने बना रखा है। अगर वो बॉन्ड स्पेसिफाई ना करे, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन ऑफ इथेन इन डाइहाइड्रल एंगल इज,
दोनों ऑप्शन में दिया है 0 भी 120 भी, किस पर टिक मारोगे? 0 भी दिया है 120 भी, तो किस पर टिक मारोगे? आप सोचो, अगर मैं कलर हटा दूं तो आपको यही तो दिखेगा हर बार। इसमें इसमें कोई फर्क, कलर गायब करते ही इसमें और इसमें भी कोई फर्क। ये कलर से आप पहचान रहे हो कि अच्छा इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में बात कर रहा है। तो जब कुछ भी नहीं दिया हो, बॉन्ड्स मेंशन नहीं किए हो, तो दो ही एंगल मिलेंगे, या तो 60 डिग्री या 0 डिग्री। बाकी तो आपने कलर से समझाने की कोशिश की है। तो स्टैगर्ड दिया हो 60 और 180 दोनों दिया हो तो टिक मारेंगे 60, और 60 नहीं है केवल 180 है तो फिर तो 180 पर ही जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। नोट करेंगे और पहुंचेंगे रूम नंबर 506 में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट पेपर आपको पता है आयुपैक नेमिंग तक आपका सिलेबस रखा गया है।
हो गया उनको लगता है बाहर जाके दिक्कत आती है लिखना बाकी भी है क्या हेलो